जब जो कि ऑटो पे है, चल रहा है, इससे प्रेशर पूरा नहीं हो पा रहा, तो हमने इनकी सेटिंग की होती है प्रेशर के ऊपर। अब इसकी जो सेटिंग है यहाँ पे हमारे पास वो है 190 psi। अगर 190 psi तक राइजर का या फायर की लाइनों का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर ये चलता है। और अगर ये कंटिन्यू चल रहा है और फिर भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब ये है कहीं पे लैंडिंग वाल या हैंड खुला हुआ है, फायर लगी हुई है, तो फिर क्या होता है, हमारा ये जो इलेक्ट्रिक ड्रिवन फायर पंप है ये 155 psi पे ऑपरेट हो जाता है और चलना शुरू कर देता है और डिस्चार्ज प्रेशर हमें पूरा कर देता है विद इन 30 सेकंड। अब जब इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे पास बंद हो गई है तो फिर क्या होगा, वो भी ऑटो पे होगा, तो जाहिर सी बात है अगर ऑटो पे है तो वो स्टार्ट हो जाएगा। जब वो स्टार्ट होता है तो इनकी बेसिकली जो सेटिंग है वो प्रेशर के ऊपर है। अब जब ये बंद हो गया तो हमारे पास अगर मेन लाइन या राइजर के अंदर प्रेशर 110 psi पे आके चला गया है और हमारा मतलब डिक्रीज हो गया काफ़ी, हमारा प्रेशर 110 psi पे जब आ जाता है तो फिर उसमें स्टार्ट हो जाना है, भले बिजली हो या नहीं हो। इनकी जो सेटिंग है वो प्रेशर के ऊपर है, तो वो 110 psi पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो स्टार्ट हो जाता है तो उसका हेड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, उसका हेड प्रेशर एटलीस्ट 400 से 500 psi तक है। तो वो जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए हमने एक सेफ्टी भी रखी हुई है कि हमारा जो रिसर्क वाल होता है, रिसर्कुलेशन, जो टैंक में वापस पानी को भेजता है, जो ज़रूरत के मुताबिक होता है वो तो लाइनों में आ गया, लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ पे वो वाल ऑपरेट हो जाता है, उसका जो मैकेनिज़्म है उसको ऑपरेट कर देता है और वापस टैंक के अंदर पानी जाता है रिसर्क हो गए। तो उसको कई लोग PRV भी बोलते हैं, प्रेशर रिलीजिंग वाल, लेकिन सूटेबल वर्ड उसके लिए है रिसर्क वाल, रिसर्कुलेशन, उसकी रिसर्कुलेशन हो रही है, टैंक में वापस जा रहा है, बाईपास भी दे सकते हैं। तो वो जब हमारे टैंक में वापस जा रहे हैं तो उसका मकसद यही है कि हमारे पास लाइन्स के अंदर, राइजर के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमें मिल रहा है उससे लाइनों के फटने का खतरा होता है, तो वो खतरा हमारा टल जाता है और जितना भी हमें स्पेसिफिक प्रेशर रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाता है, बाकी टैंक के अंदर वापस चला जाता है पानी। अब हमारे पास उसके बाद एक और सेफ्टी भी लगी हुई है जो तकरीबन हर पंप के अंदर डिस्चार्ज साइड पे लगी हुई होती है, वो है प्रेशर बेलो, रबड़ बेलो भी कहा जाता है उसे, प्रेशर बेलो भी कहा जाता है। अब ये जो हमारे पास लगा हुआ है ये कहलाता है प्रेशर बेलो भी कहलाता है, रबड़ बेलो भी कहलाता है। ये इसके इलेक्ट्रिक फायर पंप के ऊपर लगा हुआ है और ये जो है हमारा डीजल फायर पंप के ऊपर लगा हुआ है। कई जगहों पे सक्शन और डिस्चार्ज दोनों पे दिए होते हैं, लेकिन खाली डिस्चार्ज पे अगर दिया जाए तो मेरा ख्याल वो भी काफ़ी होता है, लेकिन डिस्चार्ज पे जब हम देते हैं तो डिस्चार्ज वाल से पहले देना पड़ेगा। सक्शन पे जो हम देते हैं वो इसकी जो पंप की जो वाइब्रेशन है, क्योंकि हाई क्वांटिटी में डिस्चार्ज प्रेशर हमें दे रहा है, तो इसकी वाइब्रेशन या थ्रस्ट को कम करने के लिए, ताकि लाइनें बाकी जो है हमारी वो वेयर टेयर का शिकार ना हो सिस्टम, या जो भी आप कह सकते हैं कि हमारी लाइनें टूट ना जाएं या फट ना जाएं, तो ये इसका बेसिक मकसद ये भी होता है सक्शन और डिस्चार्ज दोनों पे लगाने का। सेकेंडली जो हमारे पास इसका सेकेंडरी पर्पज़ है वो, अगर हमारे डिस्चार्ज वाल बंद पड़ा हुआ है, सक्शन तो इसको मिल रही है, पंप अगर सक्शन मिल रही है और डिस्चार्ज वाल किसी ने बंद किया हुआ है गलती से, तो क्या होगा, ये तो चल गया ऑटो मोड पे, डिस्चार्ज वाल अगर बंद किया हुआ है तो हमें आगे जाके नुकसान होने से बेहतर होता है कि यहीं पे हो जाए। ये जो रबड़ बेलो या प्रेशर बेलो है ये फट जाती है और यहीं से प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसका ये मेन दो मकसद है, वाइब्रेशन रिलीज करना और दूसरा जो है अगर डिस्चार्ज वाला हमारा बंद पड़ा हुआ है तो इसमें फट जाना है तो यानी प्रेशर रिलीज हो जाता है डिस्चार्ज का, हमारे मोटर को, पंप को, किसी चीज़ को नुकसान नहीं होगा, यहीं पे ये फट जाता है। अब जैसे मैंने पहले स्टेप पे कहा था रिसर्क वाल के बारे में, तो आइए रिसर्क वाल की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। रिसर्क वाल की साइड पे चलते हैं। ये हमारा रिसर्क वाल लगा हुआ है, इसका ये मैकेनिज्म है।
अब ये जो मैकेनिज्म दिया हुआ है यहाँ से, इसके अंदर एक डोर होता है जो लॉक होता है, पीछे इसके एक बड़ा सा स्प्रिंग किया हुआ होता है, उस स्प्रिंग से वो लॉक हुआ होता है। वो खुलता तब है जब हम उसकी सेटिंग छेड़ते हैं। अगर हमने उसकी सेटिंग 0 भी की हुई है तो वो नहीं खुलेगा। उसकी सेटिंग अगर हमने यहाँ से, जो ये वाली जगह है जो मैकेनिज्म है इसका पूरा, यहाँ से अगर हमने की हुई है वो ऑपरेट होगा। ये जो हमारा डिस्चार्ज हेडर है, जिस तरह पंप का डिस्चार्ज यहाँ पे हेडर के अंदर आ गया, मेन हेडर के अंदर, इसका अलार्म भी लगा हुआ है, यहाँ पे ड्रेन भी लगा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा होगा, ड्रेन वाल भी लगा हुआ है। अगर हम ड्रेन करना चाहे ड्रेन भी कर सकते हैं, एनआरवीज भी लगे हुए हैं। तो डिस्चार्ज हेडर पे यहाँ पे जब प्रेशर पहुँचता है तो ये जो मैकेनिज्म हमारा लगा हुआ है ये आगे कमांड देता है, जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, उस डोर को खोलने के लिए स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर ही आपने सेट किया होता है मैकेनिज्म। और इस वक्त हमने इसको 300 PSI के ऊपर सेट किया हुआ है। जैसे 300 PSI तक हेड प्रेशर जाएगा मेन लाइन का या मेन राइजर का, तो ये खुल जाएगा, इसका डोर पीछे हट जाएगा और इस लाइन में वापस टैंक की तरफ पानी चलना शुरू हो जाएगा। और अगर हमने वो भी मॉनिटर करना है कि इसमें आया पानी जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उसके लिए भी हमारे पास एक गेज गिलास लगा हुआ है, उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारा गेज गिलास है जो इस साइड से भी विजिबल है। यहाँ पे भी आपको पानी का बिल्कुल बहाव नजर आएगा कि पानी फ्लो कर रहा है, वापस जा रहा है या नहीं जा रहा है। और इस साइड से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस साइड के ऊपर भी यहाँ गेज गिलास लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप अगर खड़े हो जाए तो यहाँ पे भी आपको पानी का फ्लो इसके अंदर नजर आएगा। तो इसका मतलब है जो आपने सेटिंग की हुई है रिसर्क वाल की या बाईपास वाल की, वो काम कर रहा है। तो इसके अलावा हम जो वाल्व्स हैं फायर सिस्टम में जो इंस्टॉल होते हैं वो स्पेशल किस्म के होते हैं। इस तरह वो आपको नज़र आ रहा होगा, सक्शन वाल्व लगा हुआ है। अब ये दूर से दिखाई दे रहा है कि ये खुला हुआ है, इसका क्योंकि स्टेम निकला हुआ है। तो जिस तरह स्टेम इसका निकला हुआ है, इसका जाहिर सी बात है इसके वाल की सीड जो है वो उठी हुई है। और ये टाइप्स ऑफ वाल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये गेट वाल्व कहलाता है। इसके अंदर एक गेट टाइप का जो सीड है वो अप एंड डाउन होता है। और जैसे स्टेम ऊपर गया हुआ है, स्पिंडल भी बोलते हैं, स्टेम इसका अपना नाम है, तो स्टेम ऊपर गया हुआ है तो इसका मतलब है कि वाल्व खुला हुआ है। तो फायर के सिस्टम में ये चीज़ इसलिए दी गई होती है ताकि हमें इमरजेंसी के लिए, क्योंकि इंस्टॉल होता है सिस्टम, ताकि हमें इमरजेंसी में इस बात का यकीन हो कि वाल्व हमारा खुला हुआ है। बाकी इसके बिल्कुल साथ में एडजस्टेड आपको नज़र आएगा, डोमेस्टिक पंप दिए गए हैं। जो डोमेस्टिक पंप है उनके अंदर इस तरह का वाल्व दिखाई नहीं दे रहा, वो इसीलिए क्योंकि वो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए नहीं है। और पंप रूम की SOP के मुताबिक हमने सक्शन और डिस्चार्ज हर चीज़ आराम से चेक करके फिर उसको चलाना होता है, क्योंकि ये ऑटो पे होते हैं, इमरजेंसी में चलते हैं, तो हमें दूर से ताकि दिखाई दे कि ये खुले हुए हैं। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो में, वो है मेरीन सिस्टम। अगर शिफ्ट के हवाले से हम बात करेंगे कि शिफ्ट क्या सिस्टम होता है। अब ये हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग का सेटअप है पूरा फायर फाइटिंग के हवाले से। अब हाई राइज बिल्डिंग में ये हम नीचे से पानी को प्रेशर पंप के थ्रू जितने भी राइजर्स हैं, जितने भी हमारे स्प्रिंकलर्स हैं, जितने भी हमारे लैंडिंग वॉल हैं, जितने भी हाइड्रेंट्स हैं, वहाँ पे हम भेजते हैं। यहाँ से पानी सक्शन के थ्रू आगे भेजते हैं ऊपर की तरफ। कई जगहों पे ऐसे भी होता है कि बाई ग्रेविटी पानी आता है लाइन, जितने भी फायर के ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है वहाँ पे कि ऊपर हेडर बना हुआ होता है बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप के ऊपर, वहाँ से फायर की लाइनों में प्रेशर दिया होता है, बूस्टर पंप भी लगे होते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे वो सिस्टम तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पे ये भी एक ऑप्शन होता है कि बाई ग्रेविटी पानी आता है। और वो जो वाटर हेडर ऊपर टॉप पे बना हुआ है वो तकरीबन 24 आवर उसको फुल रखा हुआ होता है। 100% तो नहीं, 75% जो SOP है इंजीनियरिंग की, तो वो भरा हुआ होता है 75% हर टाइम। इसके बाद अगर हम शिप की बात करें तो शिप के ऊपर भी इसी तरह का सिस्टम होता है। उसके ऊपर सी वाटर इसके अंदर हमने वो प्रेशराइज किया होता है। वहाँ पे जितनी भी फायर फाइटिंग होती है वो सी वाटर से होती है, क्योंकि सी वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि शिप सी में होता है। फ्रेश वाटर चूँकि हमारे पास कम होता है क्वांटिटी में, तो फ्रेश वाटर हम नहाने धोने या पीने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जो सी वाटर है वो स्प्रिंकलर्स में और जितने भी हाइड्रेंट्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेश वाटर के डोमेस्टिक के पंप जितने भी हैं वो जहाँ पे लगे हुए हैं उसी के बिल्कुल एडजेसेंट पे हमने ये लगाया हुआ है। अगर हम इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहें, अगर हम समंदर के किनारे पे है बिल्डिंग में, तो हमारे पास सी वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी मकदार में है, तो इमरजेंसी में अगर हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए। अगर हमारा डीजल फायर पंप की काम छोड़ गया तो हमारे पास पोर्टेबल फायर पंप होना चाहिए, जो कि हम सी वाटर वहाँ से सक्शन करके ब्रीचिंग लाइन के थ्रू हम अपने सिस्टम में दे सकें। अब ब्रीचिंग लाइन क्या होती है और उसका सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। चलिए वो अच्छा, ये हमारे पास ब्रीचिंग लाइन है, ये इसका इनलेट है जो कि हमारे मेन हेडर के अंदर आया हुआ है। इसका वाल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फायर सिस्टम में जितने भी वाल्व लगे होते हैं, दूर से आपको पता चलेगा कि ये ओपन है या क्लोज पोजीशन में है। तो अभी इस वक्त इसका जो स्टेम है नीचे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंद है। ये देखिए, ये खुल रहा है, इसका मतलब है कि ये बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रीचिंग लाइन है वो हमने आउटर से दी हुई है, बाहर से। वहां से हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिया कि पोर्टेबल पंप हमारे पास होने चाहिए, जो हम सी वाटर सक्शन करके, अगर हम समंदर के किनारे पे है तब, जिससे हम सी वाटर सक्शन करके इस लाइन में दे सकें। दूसरा ऑप्शन इसमें ये होता है कि फायर की गाड़ी आती है, उसकी जो होज होती है 2.5 इंच की या 3 इंच की, वो यहाँ पे लग जाती है, और एक होज नहीं 2-3 होजेस की जगह होती है। अगर फायर जो व्हीकल है हमारे पास 3 या 4 आ जाएं तो तभी इसमें प्रेशर पूरा हम कर सकते हैं फायर फाइटिंग के लिए। तो उसमें 4 जो एडाप्टर दिए हुए हैं 4 हाउसेस के लिए, वो इसलिए दिए होते हैं कि हम इसमें अपना जो प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है वो पूरा कर सकें। तो ये थी ब्रीचिंग इनलेट के हवाले से। एक और चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ कि हमारे पास जो फायर सिस्टम है फायर फाइटिंग के लिए, जहाँ से हम लैंडिंग वॉल या फायर हाइड्रेंट, वहाँ से हम फायर फाइटिंग के लिए होज रिग करते हैं, बिछाते हैं, तो उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए, इतने हेवी पंप हैं कि किसी पर्पस के लिए लगाए हुए हैं। अच्छा, जो भी हमारी 2.5 इंच की होजेज हैं फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होती है तकरीबन मैक्सिमम जगहों पे, तो वो इसीलिए यूज़ होती है क्योंकि वो एटलीस्ट कम से कम 8 बार प्रेशर वो आराम से बर्दाश्त कर लेती है, बिल्कुल सुकून से, और उसको फायर फाइटर हैंडल भी कर लेता है। तो ये स्टैंडर्ड है, हर जगह पे आप देखते भी होंगे और आपने देखा भी होगा। 2.5 इंच की जो होज है वो ज़्यादा यूज़ होती है। और दूसरा उसमें ये है कि वो ज़्यादा दूर तक उसका प्रेशर जो है फायर फाइटर जहाँ से उसने जेट नोजल लगाई हुई है या स्प्रे नोजल लगाई हुई है, तो दूर तक प्रेशर फेंकता है। तो उसमें एटलीस्ट हमारे पास अगर 8 बार प्रेशर होता है तो वो एक्सेप्टेबल है। अब हमने 2 जो होजेज हैं, कम से कम वो जो एक फायर की टीम होती है वो 2 होजेज रिग करती है। एक स्प्रे नोजल लगाया जाता है उसके ऊपर, और दूसरे के ऊपर जो है जेट नोजल लगाया जाता है जो फायर के ऊपर मारा जाता है। जो स्प्रे का नोजल है वो अपनी टीम की प्रोटेक्शन के लिए होता है। वो तकरीबन 10 फीट का या 15 फीट का वाटर वॉल बनाता है, वाटर यानी पानी की दीवार बनाता है, टीम की प्रोटेक्शन करता है आग से। जो तपिश है आग की वो उन तक करीब नहीं आने देता। तो ये है हमारे पास कम से कम अगर 8 बार प्रेशर है तो 8 और 8 बन गए 16। अगर 16 बार प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है तो इट्स मीन कि हमें 220 psi एंड अबाव प्रेशर हमें चाहिए लाइन के अंदर। तो इसलिए इतने हैवी प्रेशर पंप लगाए गए हैं। जो इलेक्ट्रिक पंप है उसका कटआउट जो है वो 250 psi पे होता है, और जो हमारे पास डीजल पंप है इसका कटआउट 300 psi पे होता है। वो इसीलिए होता है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है फायर फाइटिंग के हवाले से वो हमें टाइम टू टाइम पूरी मिले। ये ना हो कि हम फायर हाइड्रेंट का वाल खोलें और उसमें बिल्कुल ही 50 psi प्रेशर आ रहा हो तो उसे हम 5 लीटर में भी फायर को फाइट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके अंदर इतना हाई प्रेशर भी होता है। इसकी लाइनें MS की बनी होती है, चूँकि तो जिस तरह आपने देखा होगा MS की लाइनें ज़्यादा मतलब अरसा नहीं चलती। तो इनको टाइम टू टाइम चेक भी करना हमारी जिम्मेदारी होती है। जितने हमारे ये वॉल्व होते हैं
इनकी ग्रीसअप रूटीन भी की जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस के हवाले से है। SOP हमारी बनाई जाती है, PMS कार्ड बनाए जाते हैं, यानी प्लांट मेंटेनेंस कार्ड, शेड्यूल कार्ड। तो प्लांट मेंटेनेंस शेड्यूल कार्ड जो बनाए जाते हैं वो जो टेक्निकल मैनेजर होते हैं या ऑपरेशन मैनेजर, ज़ाहिर टेक्निकल भी होते हैं, तो उनके थ्रू ये हर चीज़ जो है अपडेट होती रहती है। और सबसे जो अहम बात मैं बताना भूल गया था, वो जो हमारा डीजल फायर पंप है इसके हवाले से, क्योंकि इसके साथ इंजन लगा हुआ है, इंजन के थ्रू ये ड्राइव होता है। डीजल इंजन है, ये 6 सिलेंडर का इंजन है, बड़ा अच्छा इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, और काफ़ी मतलब ह्यूज मिकदार में हमें पानी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा स्पेशल किस्म की है कि हमने अगर ये 200 आवर इसके पूरे नहीं भी हुए रनिंग आवर, तो इसकी जो सर्विस रूटीन है, फिल्टर, ऑयल, हर चीज़ चेंज करनी है, वो 6 महीने के अंदर अंदर हमने एक मरतबा लाजमी चेक करनी है। 6 मंथ की रूटीन होनी चाहिए अगर इसके 200 घंटे पूरे हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो वीकली रूटीन है अकॉर्डिंग टू NFPA 25, यानी NFPA 25 का जो रूल हमें बताता है, जो स्टैंडर्ड है इसको मेंटेन रखने का, इसकी जो टेस्टिंग है और मेंटेनेंस है, वो कुछ यूँ है कि इसको हमने हर 8वें दिन यानी हफ्ते में एक मरतबा हमने इसको कम से कम आधा घंटा इसको चलाना है। इसका प्रेशर भी चेक करना है, इसकी सारी जितने ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, अगर ये पूरे हैं तो ये बिल्कुल ओके है, अगर ये पूरे नहीं हैं तो इट्स मीन कि ये डिफेक्टिव है। अगर ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो ज़ाहिर डिफेक्टिव है। अगर स्टार्ट होने के बाद फिर ये हमें प्रेशर नहीं दे पा रहा तो पंपिंग में प्रॉब्लम है, इसके स्पेनर छोड़ के, मतलब हर हफ्ते में इसकी आधे घंटे की जो रूटीन है अकॉर्डिंग टू NFPA 25 टेस्टिंग रूटीन लाजमी होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके ये मीटर लगे हुए हैं हमारे पास। इस वक्त ये जो हमारे पास इसकी जो बैटरियाँ कनेक्ट करते हैं, इसके 2 स्टार्टर हैं। इस साइड पे एक स्टार्टर लगा हुआ है और दूसरा स्टार्टर उस साइड पे लगा हुआ है। तो एक बैटरी को हमने इस साइड पे कनेक्टर किया हुआ है, दूसरी बैटरी को दूसरे स्टार्टर के साथ कनेक्टर किया हुआ है, और दोनों बैटरीज के यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो शो हो रहे हैं। इस वक्त 12.5 पे है, यानी 12.5 और 12.5। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। हमारा जो बैटरी सिस्टम है, जो स्टार्टिंग हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंजन की RPM भी शो होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे PSI में प्रेशर भी शो होता है, वाटर टेम्परेचर की सारी चीज़ें शो होती हैं। वहाँ पे मेन पैनल लगा हुआ है इसका, वहाँ पे ये सारी चीज़ें शो होती हैं। तो ये इसका डीजल टैंक लगा हुआ है, ये यहाँ से जो डीजल का इनलेट इंजन में जा रहा है, और ये रिटर्न लाइन है डीजल की। अब ये जो टैंक है हमारे पास, इसमें एटलीस्ट कम से कम 3/4, यानी जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जो इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड है 75% इसके अंदर हमारे पास फ्यूल होना चाहिए। अब 100% क्यों नहीं होना चाहिए? अब 100% जो है इसलिए नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे वापसी रिटर्न, अभी इंजीनियरिंग का SOP जो है वाटर के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से 3/4 का, यानी 75%, 25% हमने इसको एम्प्टी रखना है। तो इसकी सर्कुलेशन ताकि चलती रहे। अगर ये फुल टॉप अप है तो इसकी सर्कुलेशन में रुकावट होगी और मतलब काफ़ी बिगाड़ का शिकार हो जाएगा सिस्टम। तो इसलिए स्टैंडर्ड रखा गया है 75%। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ पंप के हवाले से भी बातें करेंगे, बाकी फायर सिस्टम के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मैं यासिर खान सेफ्टी इंजीनियर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।